सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे गुण संधि और वृद्धि संधि के कुछ विशेष नियमों के बारे में। इसका पहला नियम कल हमने पढ़ा था, प्रादु होडो ढे से सेसु, कि प्रथम पद में प्रय उपसर्ग लिखा हुआ हो और प्रय उपसर्ग के साथ में अगर दूसरा पद है, उस दूसरे पद में अपने पास में ऊ है शब्द लिखा हुआ हो, या ऊड शब्द लिखा हुआ हो, या ऊढ़ी शब्द लिखा हुआ हो, या फिर एस लिखा हुआ हो, या इससे लिखा हुआ हो, तो वहां वृद्धि एकादेश किया जाता है और वृद्धि संधि होती है। ऊ है तो औ कर देंगे, ए है तो ऐ हो जाएगा, वृद्धि एकादेश होगा और वृद्धि संधि मानी जाएगी, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन ऊड जैसे शब्द हैं, इनके आगे वान वती जैसे प्रत्यय जुड़े हुए हैं, तो फिर वहां गुण एकादेश ही होता है और गुण संधि ही मानी जाती है। प्रे प्लस ऊड से प्रौढ़ बनता है, लेकिन प्रे प्लस ऊड वान की संधि करेंगे तो प्रौढ़ वान गुण संधि के अनुसार संधिकारी होगा। अब इन्हीं में कुछ आगे के नियमों की ओर बढ़ें। विशेष नियमों में ही दूसरा एक वार्तिक आता है, वो वार्तिक है अक्ष्यादुहिन्या मुप संख्यानम। अक्ष्यादुहिन्या मुप संख्यानम वार्तिक है अपने पास में, अक्ष्यादुहिन्या मुप संख्यानम। ये वार्तिक क्या कहता है, अलग अलग करें इसको। अक्ष्यात उहिन्याम उपसंख्यानम। अक्ष्यात उहिन्याम उपसंख्यानम, इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपने पास में प्लस से पहले अक्ष शब्द लिखा हुआ होता है और प्लस के बाद में उहिन्याम का मतलब है उहिनी शब्द लिखा हुआ होता है, प्लस से पहले अक्ष शब्द हो, आगे उहिनी शब्द का मेल हो रहा हो, तो उस उपसंख्यानम, ये सूत्र वार्तिक आदि में कहीं पर भी उपसंख्यानम लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वह नियम उस शब्द विशेष पर ही लागू होगा, अन्य शब्दों पर उस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। तो उपसंख्यानम है, ये केवल अक्ष उहिनी पर ही इस नियम को हम लागू करेंगे कि अक्ष शब्द के साथ में उहिनी शब्द का मेल हो रहा है, तो वहां क्या संधि रूप बनेगा। ऑप्शन आपके पास में है, पहला है अक्षोहिणी बनेगा, दूसरा है अक्षोहिणी बनेगा, तीसरा ऑप्शन है अक्षोहिणी बनेगा, और चौथा ऑप्शन अपने पास में आता है अक्षोहिणी बनेगा। अक्ष शब्द के साथ में उहिनी शब्द का मेल हो रहा है, तो बताएं क्या रूप बनाएंगे। इसका सही उत्तर हम क्या मानेंगे। अगर हम नियम की बात करें, इधर ए है और इधर ऊ है, ए के साथ में ऊ का मेल होता है तो गुण संधि होती है और गुण संधि के अनुसार ओ होना चाहिए, ओ वाला रूप या तो ये या ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये गलत रूप माना जाएगा। इसका नियम ये होता है कि अक्ष के साथ में उहिनी का मेल होता है तो वहां वृद्धि एकादेश किया जाएगा। वृद्धि एकादेश यानी ए प्लस ऊ का ओ नहीं औ करेंगे, वो सही उत्तर माना जाएगा। तो पहले तो औ होगा, तो ये दोनों विकल्प यहां कट हो जाएंगे,
अब या तो ये सही है या ये सही है। फिर यहां पर देखिए न का हमें अणय भी करना होगा, जो अक्षोहिणी में न है इस न का अणय भी करते हैं। न का अणय कहाँ होता है इसका नियम भी अभी हम अपने साथ पढ़ेंगे, कहां पर हमें न लिखना चाहिए और कहां हमें अणय लिखना चाहिए। लेकिन इस सूत्र का जो अर्थ है उस अर्थ को यहां आप लिखेंगे। क्या अर्थ होगा लिखिएगा। अक्ष शब्द के साथ अक्ष शब्द के साथ ऊहिनी शब्द का मेल होने पर ऊहिनी अक्ष शब्द के साथ ऊहिनी शब्द का मेल होने पर वृद्धि एकादेश वृद्धि एकादेश पोस्ट में लिख सकते हैं औ वृद्धि एकादेश औ किया जाता है एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। ए प्लस ऊ की जगह पर क्या करना है, औ करना है और वृद्धि संधि माननी है। साथ ही यहां ऊहिनी शब्द के ने को ऊहिनी शब्द के ने को णे में भी बदला जाता है। ऊहिनी शब्द के ने को णे में भी बदला जाता है। यथा जैसी सबसे पहले ए प्लस ऊ का औ करना है और ने को अणे में भी बदलना है। कैसे लिखो, जैसे अक्ष प्लस ऊहिनी, इसका सही संधि रूप क्या होगा, तो ए प्लस ऊ में तो वृद्धि एकादेश औ कर देंगी और साथ में ने का अणे करेंगी तो शब्द अक्षोहिणी बनेगा। और संधि का नाम इसमें पूछे कि कौन सी संधि है तो वो वृद्धि संधि मानी जाएगी। गुण नहीं होगी कि ए प्लस ऊ बराबर गुण संधि कर लें, यहां जो आदेश होता है वही संधि मानते हैं। वृद्धि एकादेश है तो वृद्धि संधि ही मानी जाएगी। अक्ष प्लस ऊहिनी का शुद्ध संधि रूप अक्षोहिणी होता है और संधि कौन सी मानते हैं, वृद्धि संधि मानते हैं। अब हम सीखते हैं कि ये ने का अणे कहां कहां हो सकता है, इसके क्या नियम हैं, इसको भी पढ़ लें यहीं पर। ने को अणे जिसको व्याकरण में कहते हैं णत्व करने का नियम, ने को अणे में कहां बदलेंगे, इसका नियम क्या है। इसके लिए प्रमुख रूप से आप दो सूत्रों पर ध्यान देंगे। एक सूत्र तो है रसाभ्याम नोणः समानपदी,
रसाभ्याम नोणः समान पदे। और एक सूत्र है अट उपवांग नुम वे वाईपी। अट उपवांग नुम वे वाईपी रसाभ्याम नोणः समान पदे। और एक है अट कुपवांग नुम वे वाईपी। देखिए ये दोनों सूत्र मिलकर के नियम बनाते हैं ने का अणे करने की। आपके पास में दो स्थितियां आ सकती हैं। अगर एक ही कोई शब्द है, समान पद यानी एक ही शब्द है, उस शब्द में आपको रे या मूर्धन्य से, दोनों को हलन करेंगे, रे या मूर्धन्य से वर्ण कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है। रेसाभ्याम में लिखा हुआ है रे या से, तो ये रे या से है। फिर अट वर्ण, इसके बीच में क्या होना चाहिए, अट। अट में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, अट प्रत्याहार बनाएंगे, तो कोई भी स्वर हो या फिर है, ये, वे, रे, ये अट प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे। आई उन से लेकर के हय वरट तक के जो वर्ण है वो अट में होंगे। कोई भी स्वर हो, है हो, ये, वे या रे हो, ले नहीं, ले इनके साथ में नहीं आएगा। फिर है कुप। कुप का मतलब है के वर्ग का कोई वर्ण हो या पे वर्ग का कोई वर्ण हो। कुपु। कुप का मतलब के वर्ग या पे वर्ग का कोई वर्ण हो। इसके अलावा आंग अव्यय शब्द हो, निपात आंग है वो हो उपसर्ग के रूप में, या फिर नुम आगम हो, नुम आदेश हो। अगर ये स्थिति मिलती है रे या से है और उनके आगे देखेंगे कोई भी स्वर है, ये वह रे लिखा हुआ है, के वर्ग का कोई वर्ण है या पे वर्ग का कोई वर्ण है या आंग उपसर्ग है या नुम आदेश है, अगर ये लिखा हुआ है और उसके साथ में आपको ने लिखना है, तो वहां उसको ने नहीं लिखा जाएगा, ने को अणे में बदल करके लिखेंगे, ने का अणे हो जाएगा। वहां ने नहीं लिखेंगे, ने की जगह पर क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है वो क्या, अगर अपने पास में कहीं पर रे लिखा हुआ है या मूर्धन्य से लिखा हुआ है और उसके आगे ये जो ऊपर लिखे कोई भी स्वर है, ये वे रे, के वर्ग, पे वर्ग, आंग या नुम, इनके अलावा जो ऊपर लिखे हैं उनके अलावा एक भी अन्य वर्ण होने पर जो ऊपर लिखे हैं उनके अलावा अगर एक भी कहीं अन्य वर्ण लिखा हुआ आ गया हमारे पास में बीच में और वहां उसके आगे ने लिखना है, तो वहां ने ही रहेगा, उस ने का अणे नहीं होगा। ने का जो अणत्व होता है वो अणे नहीं किया जाएगा, वहां हमें ने का ने ही रखना है। कब, एक भी अन्य वर्ण दोबारा दूसरा लिखा हुआ मिल जाए जो हमने ऊपर लिखे हैं इनके अलावा। कुछ उदाहरणों से आप समझेंगे इसको। नियम आपके सामने है कि अगर किसी शब्द में रे या मूर्धन्य से है, उसके साथ में कोई भी स्वर है, ये वे रे, के वर्ग का कोई वर्ण या पे वर्ग का कोई वर्ण है, आंगूर नुम को तो आप भूल जाए, एक बार इनके उदाहरण मिलते नहीं है। अगर ऐसे वर्ण आ गए हैं और वहां पर आपके सामने समस्या आती है कि ने लिखूं या अणे, तो अणे को सही उत्तर मानना है, अणत्व आदेश कर देना है। लेकिन अगर रे या से के साथ में इनके अलावा जो हमने ऊपर लिखे एक नंबर में, इनके अलावा एक भी कोई अलग वर्ण आ गया तो फिर ने ही रहेगा, अणत्व आदेश नहीं होगा। ऐसी
देखिए, दो शब्द आपके सामने हैं। एक शब्द है रामायण, एक शब्द है रामायण। इनमें से शुद्ध कौन सा है, इसकी पहचान करनी है, तो इसका विश्लेषण कर लो। रे, आ, मैं, आ, ये, ए। अब समस्या है न लिखूं या अण लिखूं, ये समस्या है। तो इस रे के और न के बीच के अक्षरों पर ध्यान दें। कौन से अक्षर आ रहे हैं? आ एक स्वर है, मैं पे वर्ग में आता है, आ स्वर है, ये अठ प्रत्याहार में ये भी आता है, और ए एक स्वर है। यानी इसमें जो हमने लिखा एक नंबर में कोई भी स्वर है, ये वरे, के वर्ग, पे वर्ग, तो सभी ऐसे ही आ रहे हैं। आ स्वर है, आ स्वर है, ए स्वर है, ये अठ प्रत्याहार में आता है, और ये मैं पे वर्ग में आता है। सभी के सभी वर्ण मिल गए जो हमने एक नंबर में लिखे थे, सभी मिल गए। तो फिर यहां पर अणत्व ये सही होगा, न नहीं माना जाएगा, अण कर देंगे। तो रामायण शब्द शुद्ध है, रामायण अशुद्ध शब्द माना जाएगा। ऐसे देखो, शब्द है रसायन या रसायन। इनमें से शुद्ध शब्द माने कौन सा शब्द शुद्ध होगा, तो इसका भी विश्लेषण कर लो। रे, ए, से, आ, ये, ए। फिर वही समस्या, न लिखूं या न लिखूं, ये समस्या है। अब जो रे आ रहा है, इस रे के बीच वाले अक्षरों पर, वर्णों पर ध्यान देना है। ए स्वर है, आ भी स्वर है, ये भी अट में आता है, ए भी आता है। लेकिन ये जो से है वो इनमें नहीं लिखा हुआ। जो नियम हमने लिखा था, इस नियम में कहीं पर भी से नहीं है। तो इनके अलावा एक भी अन्य वर्ण आने पर, तो ये एक से वर्ण अन्य आ गया, से वर्ण अन्य आ गया, तो फिर यहां नहीं रहेगा, अणत्व नहीं होगा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो रसायन शब्द शुद्ध होगा, रसायन को अशुद्ध शब्द माना जाएगा। ऐसे ही आप और भी शब्द देख सकते हैं। शब्द है मीरायन या मीरायण। इनमें से शुद्ध कौन सा होगा? मीरा प्लस अयन, मीरायन शुद्ध है या मीरायण शुद्ध होगा? तो इसका भी विश्लेषण करके देखिए। मैं, ई, रे, आ, ये, ए। फिर न लिखूं या अण लिखूं, ये समस्या है। तो देखिए यहां इस जगह पर रे आ रहा है, इस रे और न के बीच के अक्षरों पर ध्यान देना है। आ एक स्वर है, ए एक स्वर है, और यह भी अठ प्रत्याहार में आता है। तीनों के तीनों वर्ण ऐसे कैसे लिखे हुए मिल गए, तो यहां अणत्व होगा, न नहीं होगा। अणत्व के कारण मीरायण शब्द शुद्ध होगा, मीरायण अशुद्ध शब्द माना जाएगा। ऐसे ही ये वाला शब्द जो अभी शब्द संधि में अपने पास में आया कि अक्षोहिणी लिखूं या अक्षोहिणी लिखूं, न का अण होगा। कैसे हुआ? हमने नियम लिखा, न का अण करना पड़ेगा। क्या इस नियम में बैठता है? ये विश्लेषण कीजिए इसका। ए, के, से, आउ, फिर है, ई। अब आगे की समस्या है नी लिखूं या अणी लिखूं, ये समस्या है। तो यहां पर
इस से और आगे के बीच के अक्षरों पर ध्यान देंगे। से और ने के बीच में औ ई दोनों स्वर हैं और है भी अट प्रत्याहार में आता है। औ है ई तीनों के तीनों वर्ण मिल गए, कोई अन्य वर्ण नहीं आया, तो यहां पर हम ण कर देंगे। णत्व सही होगा, ने गलत रूप माना जाएगा। अक्षोहिणी शब्द शुद्ध होगा, अक्षोहिणी अशुद्ध शब्द मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक अपवाद स्वरूप शब्द और मिल जाता है। हम आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग बनाते हैं और उसमें गीप प्रत्यय जोड़ते हैं। आचार्य यानी गीस प्रत्यय जोड़ते हैं तो आचार्य यानी बनेगा या आचार्य यानी बनेगा। आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग बनाओ। आचार्य का स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए? गीस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आचार्य यानी या आचार यानी। पहले इसका भी विश्लेषण करते हैं। आ से आ रे, फिर ये आ। आगे समस्या है नी लिखूं यानी लिखूं। आ से आ रे ये आ नी नी। अब देखो यहां पर ये रे लिखा हुआ है, इस रे के और ने के बीच के अक्षरों पर ध्यान देना है। एक ये आ रहा है, एक आ रहा है, दो ही अक्षर हैं, दोनों एक नंबर ये अट प्रत्याहार में आते हैं। उस नियम के अनुसार यहां अणत्व होना चाहिए था, अणत्व हो जाना चाहिए। लेकिन पाणिनि जी ने एक सूत्र बना दिया और वो सूत्र क्या बना दिया है? सूत्र आता है आचार्या णत्वम च। कि आचार्य शब्द में नियमानुसार अणे की प्राप्ति होती है, णत्व आदेश की प्राप्ति होती है। लेकिन आचार्य में अणत्वम लिखा हुआ, यहां अणत्वम कि इसमें अणत्व आदेश नहीं होगा, तो इसको गलत मानेंगे, न ही किया जाएगा। तो इसमें एक अपवाद स्वरूप ये शब्द है, आचार्य यानी शब्द ही शुद्ध रहेगा, आचार्य यानी शब्द को शुद्ध नहीं माना जाएगा। बाकी नियम वो का वो बैठता है, लेकिन इस विशेष सूत्र के कारण कि आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो णत्व आदेश नहीं होता है, इसलिए आचार्य यानी शब्द ही शुद्ध माना जाएगा। बाकी और कहीं जगह पर आपके सामने ये समस्या आ जाए कि न लिखूं या अणे लिखूं, तो इस नियम के अनुसार काम करना है। ठीक है, अब चलते हैं एक और समस्या। यहां अक्ष धन उहिणी की संधि हमने बनाई अक्षोहिणी। ये अक्षोहिणी क्या है और इसका अर्थ क्या होता है? अक्षोहिणी किसे कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अक्षोहिणी भगवान कृष्ण की एक सेना विशेष का नाम है। भगवान कृष्ण की एक सेना अक्षोहिणी कहलाती है, जिसमें लगभग 2,18,700 सैनिक शामिल किए जाते हैं। अब वो 700 सैनिक कैसे कैसे होते हैं, 2,18,700 का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसको भी थोड़ा हम सीख लेते हैं। कई बार ये भी एक जनरल नॉलेज के अनुसार काम की चीजें हो जाती हैं। अक्षोहिणी का मतलब क्या है, इसको भी सीखें। लिखें, हेडिंग डालेंगे अक्षोहिणी और इसी में लिख लेंगे अक्षोहिणी भगवान कृष्ण की एक सेना विशेष का नाम है। अक्षोहिणी भगवान कृष्ण की एक सेना विशेष का नाम है। इसमें यानी अक्षोहिणी सेना में इसमें निम्नानुसार
निम्नानुसार चार प्रकार के सैनिक पाए जाते हैं। इसमें निम्नानुसार चार प्रकार के सैनिक पाए जाते हैं। चार प्रकार के सैनिक कौन कौन से होते हैं? एक श्लोक लिखेंगे पहले। अक्षोहिण्याम प्रमाणम तु अक्षोहिण्याम प्रमाणम तु खांगा अष्टेक द्विकीर्गजहि। खांगा अष्टेक द्विकीर्गजहि रथे रीते हयस त्रिग्नहि हयस रथे रीते हयस त्रिग्नहि हयस त्रिग्नहि पंचघ निश्चय पदातिभिः। अक्षोहिण्याम प्रमाणम तु खांगा अष्टेक द्विकीर्गजहि रथे रीते हयस्त्रिग्नहि पंचघ निश्चय पदातिभिः। यानी अक्षोहिणी सेना में चार प्रकार के सैनिक शामिल होते हैं। एक तो गज यानी हाथी सवार सैनिक, हाथियों पर बैठे हुए सैनिक। दूसरा है रथ, रथ सवार सैनिक, रथ पर बैठे हुए सैनिक। तीसरा है हय, हय का मतलब होता है अश्व यानी घोड़े, घुड़सवार सैनिक, घोड़ों पर बैठे हुए सैनिक कितने होते हैं। और चौथा है पदाती, पदाती का मतलब है पैदल सैनिक, पैदल चलने वाले सैनिक कितने होते हैं। सबसे पहले है गज की संख्या कितनी होती है, इसको इस श्लोक में बताया गया है। यहां देखेंगे ख, ख का अर्थ होता है आसमान, आकाश, और आकाश को शून्य भी कहते हैं। आकाश का एक पर्यायवाची शून्य है, तो ये तो हो गया ख। फिर अंग, अंग है सेना के, अंग कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो ये लिख दिया 7। उसके बाद में है अष्ट, ये हो गया अष्ट। फिर एक, ये हो गया एक, और फिर द्वि, ये हो गया द्वि। ये ख यानी शून्य, अंग यानी 7, अष्ट यानी 8, एक और द्वि, ये संख्या लिख। अब इसको उल्टी तरफ से लिख लो। यहां पहले 2, फिर 1, फिर 8, फिर 7 और फिर 0। 21,870 तो सैनिक कौन से होने चाहिए, हाथी सवार हो। 21,870 तो हाथी होने चाहिए। फिर रथे एते की हाथ, रथ भी इतने ही हो, तो 21,870 ही रथ मान लेंगे। 21,870 ही क्या हो, रथ होंगे। फिर हय यानी घोड़े, त्रिग्नहि, इनका 3 गुणा, यानी 21,870 है, इसको 3 से गुणा कर देंगे, वो होने चाहिए घुड़सवार सैनिक। 3 से गुणा करेंगे तो 3 का 0 से गुणा कर दो 0, 3 7 21, 3 8 24 और 2 26, फिर 3 एकम 3 2 5 और 3 दूनी 6, 65,610 घुड़सवार सैनिक होने चाहिए। फिर पैदल पदाती कितने हो, पंचग्नहि, यानी ये जो 21,870 संख्या आई है,
इसका पंचगनी यानी 5 गुणा करेंगे वो पैदल सवार सैनिक होने चाहिए। 21,870 को 5 से गुणा करें तो 0, 5 7 35, 5 8 40, 3 43, 5 एकम 5 4 9 और 5 दूनी 10, 1,09,350 ये हो जाते हैं पैदल सैनिक पदार्थी। इन सब का टोटल कर लो। 0, 7 7 14, 1 15, 5 20, 10 8 18, 6 24, 3 27, फिर 3 4 5 9 9 18 है, 3 2 5 6 11 है और 1 1 2, 2,18,700 टोटल सैनिक होते हैं। अक्षौहिणी सेना में टोटल सैनिकों की संख्या तो होती है 2,18,700। फिर इनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है, हाथी सवार सैनिक, रथ सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक और पैदल सैनिक। हाथी सवार और रथ सवारों की संख्या होती है 21,870। इनको याद रख सकते हैं, श्लोक याद नहीं है तो ये मान लो कि 21,870 हाथी हैं, फिर इतने ही रथ हैं। इनके 3 गुणा करेंगे तो वो अश्व होंगे और 5 गुणा कर देंगे तो वो पैदल सैनिक होंगे। सबको जोड़ लेंगे तो 2,18,700 सैनिक आ जाएंगे। ये अक्षौहिणी सेना का अर्थ होता है। ठीक है, अब अगला नियम। तीसरा वार्तिक आपके सामने है। स्वादि ऋणो, स्वादि ऋणो। इसका पद छेद करें तो स्वे आदि ईर ईरिणो, स्वे आदि ईर ईरिणो। ये वार्तिक क्या कहता है कि आदि यानी आरंभ में तो स्व लिखा हुआ होना चाहिए। प्लस से पहले तो अपने पास में क्या हो, स्व लिखा हुआ हो, और उसके आगे प्लस के बाद में 3 शब्द हो सकते हैं। ईर लिखा हुआ मिल जाए, या ईरी लिखा हुआ हो सकता है, या ईरिणी लिखा हुआ हो सकता है। प्लस से पहले स्व लिखा हुआ हो, उसके आगे ईर, ईरी या ईरिणी लिखा हुआ हो और वहां संधि करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें भी अगर हम नियम से देखें तो इधर ए है और इधर ई है। ए के साथ में ई मिलता है तो गुण संधि होती है, गुण संधि के अनुसार ए होना चाहिए। लेकिन इनमें भी ए करते हैं तो गलत उत्तर माना जाएगा। इनमें भी हमें आई करना पड़ेगा, वृद्धि एकादेश करेंगे और वृद्धि संधि को ही सही उत्तर माना जाएगा। ध्यान रखेंगे, स्व के साथ में ईर, ईरी और ईरिणी का मेल होता है तो वहां वृद्धि एकादेश आई किया जाता है और वृद्धि संधि ही मानी जाती है। लिख लो नियम को पहले। नियम है स्व शब्द के साथ स्व एक शब्दांश भी होता है। स्व शब्द के साथ ईर, ओब्लिक ईरी, ओब्लिक ईरिणी, 3 शब्द हैं, ईर, ईरी, ईरिणी। शब्दों का शब्दों का मेल होने पर, शब्दों का मेल होने पर वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश आई किया जाता है। वृद्धि एकादेश आई किया जाता है
एवं एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। वृद्धि संधि मानी जाती है। इनमें गुण संधि नहीं होगी, संधि का नाम पूछें तो वृद्धि संधि मानी जाती है। स्व के साथ में ईर, ईरी, ईरिणी शब्दों का मेल होने पर वृद्धि एकादेश ऐ करना है और संधि का नाम पूछें तो वृद्धि संधि माननी है। कैसी? देखिए, पहला स्व धन ईर या ईरह। स्व धन ईरह की संधि करो तो ए प्लस ई का यहां ऐ करना है। ऐ करेंगे तो शब्द बनेगा स्वेरह और संधि का नाम पूछें तो वृद्धि संधि। गुण संधि नहीं माननी है, यहां वृद्धि संधि होगी। इसका अर्थ देखें, अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इच्छानुसार गमन करना। इच्छानुसार गमन करने की जो क्रिया है उस क्रिया को स्वेरह कहा जाता है। ऐसे ही स्व धन ईरी, इसकी संधि क्या होगी? तो शब्द बनेगा स्वेरी। यहां भी ए प्लस ई का ऐ वृद्धि एकादेश करेंगे और स्वेरी शब्द बनेगा। संधि का नाम पूछे तो वृद्धि संधि होगी, गुण नहीं होगी, वृद्धि संधि होगी। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इच्छानुसार गमन करने वाला पुरुष। इच्छानुसार गमन करने वाला कोई भी पुरुष होता है उसे स्वेरी कहा जाता है। इच्छानुसार गमन करने वाला पुरुष स्वेरी कहलाएगा। और तीसरा शब्द आ गया स्व धन ईरिणी। स्व धन ईरिणी की संधि क्या होगी? तो बनेगा स्वेरिणी। स्व धन ईरिणी की संधि स्वेरिणी हो जाती है। संधि का नाम पूछें तो वृद्धि संधि सही उत्तर होगा। और इसका अर्थ पूछ लें कि स्वेरिणी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इच्छानुसार गमन करने वाली स्त्री। कोई पुरुष इच्छानुसार गमन करता है तो स्वेरी कहलाता है और कोई स्त्री अपनी इच्छा अनुसार गमन करती है तो वो स्वेरिणी कहलाती है। इस तरीके से स्व के साथ में ईर, ईरी, ईरिणी का मेल हो रहा हो तो वहां वृद्धि एकादेश ऐ करेंगे और वृद्धि संधि मानेंगे। अगले नियम की ओर बढ़ें। चौथा वार्तिक है। प्रे वत सतर कंबल वसनार्ण
दशानाम ऋणी, प्रे वत सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणी। देखिए इसका प्रश्न करने का तरीका पहले सीखते हैं। मान लो आपके पास में ये चार शब्द आ रहे हैं। प्रे धन ऋणम, एक है ऋण धन ऋणम, एक है महाधन ऋणम, और एक आ गया वसन धन ऋणम। इनकी संधि बनाई हुई है प्रारणम ऋणारणम महारणम और वसनारणम। अब हमसे प्रश्न किया जा रहा है निम्न में से किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। निम्नांकितेषु कस्मिन् विकल्पे सुसंधि कार्यम न अभवत्। निम्नांकितेषु कस्मिन् विकल्पे सुसंधि कार्यम न अभवत्। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही संधि कार्य नहीं हुआ। तो देखिए इसका उत्तर इस वार्तिक में छिपा हुआ है। इसका सही उत्तर तो है 3 नंबर, महारणम शब्द में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है? कारण देखिए ये वार्तिक क्या कहता है कि प्लस से पहले प्रे लिखा हुआ हो, वत सतर लिखा हुआ हो, कंबल लिखा हुआ हो, वसन लिखा हुआ हो, या ये खुद शब्द है ऋण, ऋण शब्द लिखा हुआ हो, या फिर 10 शब्द लिखा हुआ हो। प्लस से पहले 6 शब्द हैं, प्रे वत सतर कंबल वसन ऋण और 10 लिखा हुआ हो, और इसके साथ में आगे ऋणे यानी ऋण शब्द का ही मेल हो रहा हो, प्लस के आगे भी क्या हो, ऋण शब्द ही आ रहा हो, तो वहां गुण एकादेश नहीं वृद्धि एकादेश किया जाएगा और वृद्धि संधि को सही उत्तर माना जाएगा। वृद्धि एकादेश होगा और वृद्धि संधि सही उत्तर मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ प्रे के साथ में ऋण है, ये प्रे आ गया, प्रे के साथ ऋण है, फिर ऋण के साथ में ऋण, तो ये ऋण के साथ में ऋण आ गया, और फिर आपके वसन, ये रहा वसन लिखा हुआ और वसन के साथ में ऋण है, तो इनमें वृद्धि एकादेश करेंगे। तो वृद्धि एकादेश का मतलब अर नहीं आर किया जाता है। अर तो होता है गुणादेश और आर होता है वृद्धि आदेश। तो ये आरणम प्रारणम हो गया, ये जो है ऋणारणम हो गया, और ये वसन में आरणम हो जाएगा। लेकिन ये महाशब्द है वो इनमें लिखा हुआ नहीं है। जब महा नहीं लिखा इसका मतलब इसमें अर ही करना पड़ेगा। तो इसका जो संधि रूप होगा वो महरणम शब्द लिखेंगे, गुण एकादेश करेंगे, गुण संधि मानेंगे, वो सही माना जाएगा। तो यहां पर 3 नंबर में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, इसका महरणम होता तो सही उत्तर माना जाता। तो लिखें इसी के नियम को, क्या नियम बनेगा? नियम है प्रे ओब्लिक वत सतर ओब्लिक कंबल ओब्लिक वसन ओब्लिक ऋण ओब्लिक 10 प्रे वत सतर कंबल वसन ऋण 10।
आगे लिखेंगे इन 6 शब्दों के साथ इन 6 शब्दों के साथ ऋण शब्द का मेल होने पर ऋण शब्द का मेल होने पर वृद्धि एकादेश वृद्धि एकादेश आर किया जाता है। वृद्धि एकादेश आर किया जाता है एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। ये 6 शब्द हैं प्रे, वत, सतर, कंबल, वसन, ऋण और दस। इनके साथ में अगर ऋण शब्द ही लिखा हुआ आ गया है तो वहां पर हमें वृद्धि एकादेश आर करना पड़ेगा और वृद्धि संधि माननी पड़ेगी, गुण नहीं कर सकते। ऐसे लिखें जैसे प्रे धन ऋणम, प्रे धन ऋणम की संधि क्या होगी? तो आर करने प्रे आरणम प्रारणम शब्द बनेगा और संधि का नाम पूछें तो वृद्धि संधि बतानी पड़ेगी। संधि का नाम पूछे तो वृद्धि संधि। ऐसे ही वत सतर यानी बछड़ा, बछड़ा खरीदने के लिए लिया गया ऋण। वत सतर धन ऋणम, इसकी संधि करो तो वत सत आर कर देंगे तो रारणम, वत सत रारणम शब्द बनेगा और वृद्धि संधि होगी। यहां ये रे ऊपर लिखा रारणम, वत सत रारणम वृद्धि संधि। ऐसे ही कंबल धन ऋणम, कंबल खरीदने के लिए लिया गया ऋण, बछड़ा खरीदने के लिए लिया गया ऋण। वत सत्रारणम कंबल खरीदने के लिए लिया गया ऋण, तो क्या बनेगा? कंबल आरणम कमलारणम बन जाएगा। संधि का नाम पूछें तो वृद्धि संधि। ऐसे ही है वसन यानी वस्त्र, वस्त्र खरीदने के लिए लिया गया ऋण। वसन धन ऋणम की संधि करो तो वसन आरणम से वसनारणम बन जाएगा, वृद्धि संधि होगी। आर कर दिया है तो वृद्धि संधि होगी। ऐसे ही ऋण धन ऋणम, ऋण धन ऋणम की संधि करो तो क्या बनेगा? ऋणारणम, ऋण धन ऋणम की संधि क्या होगी? ऋणारणम होगी। संधि का नाम पूछें तो वृद्धि संधि होगी, ऋणारणम वृद्धि संधि। और ऐसे ही देखें 10 धन ऋण है, ऋणम भी हो सकता है, ऋण है भी हो सकता है। 10 धन ऋण है की संधि करो तो शब्द बनेगा दसारण है। और इसमें भी संधि का नाम बताओ तो वृद्धि संधि। तो ये 6 शब्द हैं प्रे, वत सतर,
कंबल, वसन, ऋण, दस्त, इन 6 शब्दों के साथ अगर ऋण शब्द का मेल हो रहा है तो वहां संधि करने पर आर एकादेश करना पड़ेगा और वृद्धि संधि माननी पड़ेगी। एकादेश का मतलब है दोनों को उठाना है, ए प्लस री बराबर आर। इस तरीके से वृद्धि संधि इनमें हो जाएगी। ठीक है, नीचे नोट डालकर लिखेंगे। एक नोट में लिखेंगे, ये जो ऊपर 6 शब्द लिखे प्रवत्सतर आदि, नोट में लिखें इन 6 शब्दों के अलावा इन 6 शब्दों के अलावा अन्य किसी शब्द के साथ, अन्य किसी शब्द के साथ ऋण शब्द का मेल होने पर ऋण शब्द का मेल होने पर है के अलावा कोई अन्य शब्द आ गया, उनके साथ में ऋण शब्द का मेल होने पर गुण एकादेश, आगे लिखेंगे अर, आर तो वृद्धि एकादेश होता है और अर गुण एकादेश होता है, तो गुण एकादेश अर ही किया जाता है। एवं गुण संधि ही मानी जाती है। गुण संधि ही मानी जाती है। यथा यदि ऊपर जो 6 शब्द थे प्रे, वत, सतर, कंबल, वसन, ऋण और दस, उनके अलावा कोई और शब्द आ गया और उसके साथ में ऋण का मेल हो रहा है तो वहां वृद्धि एकादेश नहीं करना होगा, वहां हम गुण एकादेश अर करेंगे और गुण संधि को ही सही उत्तर मानेंगे। जैसी शब्द आ गया उत्तम धन ऋण है, या अधम धन ऋण है, या महा धन ऋणम, इनकी संधि करो तो ये 6 के अलावा अन्य शब्द हैं, तो यहां पर हम अर आदेश करेंगे, आर नहीं करेंगे, अर करेंगे, तो ये अर करने पर शब्द होगा उत्मर्ण है, उत्तम अर्ण है, उत्मर्ण है शब्द बनेगा और गुण संधि यहां मानी जाएगी। संधि का नाम बताओ, तो अर किया है तो गुण संधि ही मान्य होगी। ऐसे ही अधम धन ऋण है की संधि करो तो बनेगा अधमर्ण है, अधम ऋण है से अधमर्ण है बनेगा, गुण संधि मान्य होगी। ऐसे ही महाधन ऋणम की संधि करो तो इसका शब्द महरणम बनेगा और गुण संधि होगी। तो जो प्रश्न था अपना किसमें सही संधि कार्य नहीं हुआ, महरणम में इस कारण से नहीं हुआ है, यहां गुण संधि मानी जाती है। महान है जो ऋण, बड़ा ऋण है वो महरणम, तो उत्मर्ण और अधमर्ण किसे कहते हैं? उत्मर्ण का अर्थ क्या होगा?
अधमरण का अर्थ क्या होगा? इनमें से एक का अर्थ होता है ऋण देने वाला और एक होता है ऋण लेने वाला। एक ऋण दाता, एक ऋण ग्रहीता। अब कौन देने वाला है और कौन लेने वाला? तो जो लेने ऋण कर्जा ले लेता है वो वैसे ही अधमरा हो जाता है। तो अधमरण है तो होता है ऋण ग्रहीता, ऋण लेने वाला, और ऋण देने वाला उत्तम होगा हमेशा तो हो गया उत्मरण है ऋण दाता। उत्मरण का अर्थ पूछें तो ऋण दाता और अधमरण का अर्थ पूछें तो ऋण गृहीता। ये इन दोनों के अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब कहीं ऐसा संधि कार्य आ जाए तो हमें क्या करना है? अगली चीज, अगला नियम भी एक वार्ती के रूप में है। वार्तिक है रीते च तृतीया समासे रीते च तृतीया समासे। ये वार्तिक क्या नियम बनाता है? ये कहता है कि यदि प्लस से पहले तो अपने पास में ए या आ स्वर हो और प्लस के साथ में रीते शब्द का मेल हो रहा हो, रित शब्द का मेल हो रहा हो। प्लस से पहले ए आ होना चाहिए, आगे रित शब्द का मेल होना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे जो शब्द बन रहा है, पद बन रहा है, उसमें तृतीया समास से यानी तृतीया तत्पुरुष समास भी होना चाहिए। तृतीया तत्पुरुष समास भी साथ में होना चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो जाती है और वहां संधि करने के लिए कहा जाता है तो संधि करने पर आर एकादेश करना होगा और आर कर देंगे तो वृद्धि संधि माननी होगी। नियमानुसार तो ए प्लस री बराबर अर होता है, लेकिन अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो अर नहीं आर करना है और वृद्धि संधि माननी है। जैसे उदाहरण समझ ले इसका पहले, सुख धन रीत है। सुख धन रीत है की संधि करो। प्लस से पहले ए लिखा हुआ है, आगे री लिखा हुआ है, ए के साथ में री का मेल होता है तो नियमानुसार अर बनता है गुण संधि से और अर बन करके ये सुखरतः होना चाहिए। लेकिन अगर हमने सुखरतः कर दिया तो परीक्षा में माइनस में चले जाएंगी। इसमें हमें आर करना पड़ेगा और आर करके क्या शब्द बनेगा? ये सुखार्तः शब्द बनेगा और वृद्धि संधि होगी। क्योंकि इसमें जो समास विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है सुखेन रीतः। सुख पूर्वक जिसका सुख से रीतः कल्याण हुआ वो सुखार्तः बनेगा। तो यहां तृतीया तत्पुरुष समास भी है, इसलिए ये वृद्धि संधि मानी जाएगी। लिखे पहला नियम, इसका नियम क्या है वो नियम लिखे। नियम में लिखिएगा ए ओब्लिक आ, शुरू में यदि भी जोड़ लो। यदि ए ओब्लिक आ स्वर के साथ रित शब्द का मेल हो रहा हो, रित शब्द का मेल हो रहा हो तथा संपूर्ण पद में तृतीया या कोष्ठ लिख सकते हैं करण तत्पुरुष
तृतीया तत्पुरुष समास भी बन रहा हो। तृतीया तत्पुरुष समास भी बन रहा हो। ए आ के साथ ऋत शब्द का मेल हो रहा हो तथा संपूर्ण पद में तृतीया तत्पुरुष समास भी बन रहा हो, तो वहां संधि करने पर तो वहां संधि करने पर तो वहां संधि करने पर वृद्धि एकादेश वृद्धि एकादेश आर किया जाता है। एवं आर किया जाता है एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। जैसे जैसे सुख धन रीत है। सुख धन रीत है की संधि करो तो शब्द सुखार्थ है बनेगा। सुख धन रीत है की संधि क्या होगी? सुखार्थ है शब्द बनेगा। संधि का नाम बताओ तो वृद्धि संधि मानी जाएगी, गुण नहीं होगी। यहां वृद्धि संधि होगी। वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि इसका विग्रह होता है सुखेन रीत है। सुख से रित या सुख से कल्याण जिसका हुआ वो सुखेन रीत है। ये तृतीया तत्पुरुष समास इसमें हो रहा है, इसलिए यहां पर वृद्धि एकादेश कर दिया गया है। अब यहां एक क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या बनता है? मान लो ऐसे शब्दों में तृतीया तत्पुरुष समास नहीं बन रहा हो तो हम क्या करें? तो यदि तृतीया तत्पुरुष समास नहीं बन रहा है तो फिर वहां नियमानुसार जो गुण एकादेश अर होता है वो अर ही किया जाएगा और गुण संधि ही मानी जाएगी। इसको आप नीचे नोट डालकर लिख लें। नोट में लिखेंगे यदि ऐसे शब्दों में यदि ऐसे पदों में तृतीया तत्पुरुष समास के अलावा तृतीया तत्पुरुष समास के अलावा कोई अन्य समास बन रहा हो, कोई अन्य समास बन रहा हो तो वहां गुण एकादेश गुण एकादेश अर ही किया जाता है।
गुण एकादेश अर ही किया जाता है एवं गुण संधि ही मानी जाती है। एवं गुण संधि ही मानी जाती है। यदि इनमें तृतीया तत्पुरुष समास नहीं बन रहा है, कोई अन्य समास सामने आ रहा है, तो फिर हमें गुण एकादेश ही करना होगा, गुण संधि ही माननी पड़ेगी। कैसे? देखिए, एक शब्द आ गया परम धन रीत है, इसकी संधि करो और संधि का नाम बताओ। तो इसका संधि रूप आ जाए तो परमार्थ है शब्द ही बनेगा, परमार्थ है नहीं बनेगा। इसमें हमें परमार्थ है बनाना है। संधि का नाम पूछे तो गुण संधि बतानी है, वृद्धि नहीं, इसमें गुण संधि होगी। क्यों हुआ ऐसा? इसका कारण है परम है, इसका विग्रह करेंगे तो परम है से असौ रीत है। परम है जो रित, ये विग्रह होता है। इस विग्रह के अनुसार कर्मधारीय समास इसमें बन जाता है और तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष के अलावा अन्य समास कर्मधारय बन गया, इसलिए इसमें गुण एकादेश ही किया गया है और गुण संधि ही मानी जाएगी। तो परम धन रीतः से परमर्थः बनेगा, गुण संधि इसमें मान्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट छठा विशेष नियम। अब एक सूत्र आ रहा है, सूत्र है उपसर्गा धृति धातौ उपसर्गा धृति धातौ अलग अलग करें तो उपसर्गात रीति धातौ ये सूत्र क्या कहता है कि प्लस से पहले अपने पास में कोई अकारांत उपसर्ग होना चाहिए। अकारांत उपसर्ग कौन से? जैसे प्र हो गया, उप हो गया, अप हो गया या औ हो गया। जो 22 प्रादेय उपसर्ग होते हैं, इनमें ये 4 उपसर्ग ऐसे हैं प्र, उप, अप, औ, जिनके अंत में ए है, तो ये सभी अकारांत उपसर्ग हैं। तो प्लस से पहले तो अकारांत उपसर्ग होना चाहिए और प्लस के आगे रीति धातु का मतलब है री से आरंभ क्रियापद होना चाहिए। री स्वर से आरंभ कोई भी क्रियापद हो रहा हो, आ रहा हो। अगर ये शर्त पूरी हो रही है, प्लस से पहले कोई भी अकारांत उपसर्ग है और प्लस के बाद में री से आरंभ क्रियापद है, तो वहां संधि करने पर वृद्धि एकादेश आर किया जाएगा और वृद्धि संधि को सही उत्तर माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण आपके सामने पहले हम ले रहे हैं, प्र धन रिच्छति। प्र धन रिच्छति की संधि करो। प्लस से पहले क्या है? अकारांत उपसर्ग है प्र, प्लस के आगे क्या है? री से आरंभ क्रियापद है रिच्छति। शर्त पूरी हो गई, तो यहां संधि करने पर आर किया जाएगा और आर करेंगे तो ये शब्द क्या बनेगा? प्रार्थति बनेगा। वृद्धि संधि यहां पर मानी जाएगी। तो लिखें इसके नियम को, क्या नियम बनेगा? सूत्र है उपसर्गा धृति धातु। ये सूत्र आपके सामने है, उपसर्गा धृति धातु। इसका अर्थ क्या होगा? लिखेंगे किसी भी अकारांत उपसर्ग
किसी भी अकारांत उपसर्ग, उसमें लिखेंगे प्रे, उप, अप, औ, प्रे, उप, अप, औ के साथ, री स्वर से आरंभ, री स्वर से आरंभ क्रियापद का, क्रियापद का मेल होने पर, मेल होने पर वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश आर किया जाता है, वृद्धि एकादेश आर किया जाता है एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। कैसी? देखिए, जैसी प्रे धन रिच्छति, प्रे धन रिच्छति की संधि करो तो आर करके प्रार्थति पद बनेगा। संधि का नाम बताओ तो वृद्धि संधि होगी। ऐसे ही हमसे पूछा जाता है प्रे धन ऋणोति, ये भी री से आरंभ क्रियापद है ऋणोति, इसका संधि रूप क्या होगा? तो आर करके प्रारणोति बनेगा। संधि कौन सी होगी? तो वृद्धि संधि मानी जाएगी। ऐसे ही प्रे धन रिज्यते, रिज्यते भी क्रियापद है जो री स्वर से आरंभ हो रहा है। इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा? आर करके प्रार्ज्यते बनेगा, वृद्धि संधि होगी। आर नहीं करके आर किया है, वृद्धि संधि होगी। ऐसे अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं, अन्य उपसर्ग ले सकते हैं। उपधन रिच्छति की संधि क्या होगी? तो उपार्थति बनेगा, वृद्धि संधि होगी। उपधन ऋणोति की संधि करो तो उपारणोति बनेगा और वृद्धि संधि होगी। अकारांत उपसर्ग के साथ में री स्वर से आरंभ क्रियापद का मेल होने पर आर किया जाता है, वृद्धि एकादेश आर किया जाता है, और संधि का नाम पूछें तो वृद्धि संधि मानी जाती है। ठीक है, इनमें ये ध्यान रखेंगे। अब अगले नियम की ओर। अगला एक वार्तिक अपने पास में आ रहा है। ओतवोष्ठयोः समासे वा
ओत्वोष्ठयोः समासे वा। ये वार्तिक क्या कहता है, इसका संधि विच्छेद करें। ओतु ओष्ठयोः समासे वा। ओतु ओष्ठयोः समासे वा। ये कहता है कि यदि अपने पास कहीं पर प्लस से पहले ए या आ हो, प्रथम पद में तो अंत में क्या होना चाहिए, ए आ स्वर होना चाहिए, और उसके आगे या तो ओतु शब्द लिखा हुआ हो या ओष्ठ शब्द लिखा हुआ हो। ओतु ओष्ठ दो शब्द हैं, तो आगे ओतु या ओष्ठ शब्द आ रहा हो। साथ में एक और ध्यान रखना है, वो है समासे, तथा उन पदों में कोई न कोई समास भी बन रहा हो। कोई समास भी अवश्य होना चाहिए, कोई सा भी समास हो सकता है। प्लस से पहले ए आस्वर हो, प्लस के बाद में ओतु या ओष्ठ शब्द का मेल हो रहा हो, तथा संपूर्ण पद में कोई न कोई समास भी बन रहा हो, तो वहां क्या करें, तो वहां संधि करने पर वा यानी विकल्प से वृद्धि एकादेश भी हो सकता है। वृद्धि एकादेश यानी ए प्लस ओ का हमें वृद्धि एकादेश करना है, तो औ हो जाता है, वृद्धि संधि हो सकती है। अथवा हम ऐसे शब्दों में पररूप एकादेश भी कर सकते हैं। पररूप का मतलब है आगे का स्वर जैसा है वैसा का वैसा, तो आगे ओ है तो ओ का ओ भी रख सकते हैं। दोनों कार्य यहां किए जा सकते हैं, दोनों ही रूप सही माने जाएंगे। कैसे, देखिए एक उदाहरण आपके सामने है, कंठ प्लस ओष्ठम। आपसे पूछे कि ओ औ का उच्चारण स्थान बताओ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ दौतो हो कंठोष्ठम। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। अब इस कंठ ओष्ठ की संधि करें तो बताओ, कंठौष्ठम ऐसा लिखेंगे तब सही माने, या कंठोष्ठम इस तरीके से लिखें तो सही माने। तो यहां प्लस से पहले ए है, आगे ओष्ठ शब्द लिखा हुआ है, तो यहां संधि करने पर वृद्धि एकादेश भी हो सकता है और पररूप एकादेश भी हो सकता है। दोनों सही माने जाएंगे, इसलिए दोनों ही सही है। समास भी बन रहा है, कंठे च औष्ठौ च, इनको मिलाकर के समाहार द्वंद्व बन जाता है, तो समास भी बन रहा है, तो दोनों रूप सही माने जाएंगे, दोनों के दोनों यहां सही है। तो नियम क्या है, इसके नियम को लिखें। देखो, यदि ए ऑब्लिक आ स्वर के साथ, ए ओब्लिक आ स्वर के साथ ओतु, ओतु का अर्थ होता है मोटा बिलाव, बिलाव जो बिल्ली का बिलाव है उसे ओतु कहते हैं। ओतु ऑब्लिक ओष्ठ शब्द का मेल हो रहा हो, शब्द का मेल हो रहा हो, तथा तथा संपूर्ण पद में, संपूर्ण पद में कोई न कोई समास भी बन रहा हो।
कोई न कोई समास भी बन रहा हो तो वहां संधि करने पर विकल्प से वृद्धि एकादेश क्वेश्चन लिख सकते हैं औ वृद्धि एकादेश औ एवं पररूप एकादेश। संस्कृत में ये पररूप संधि अलग से होती है, हिंदी में इसको संयोग कह देते हैं। पररूप एकादेश ओ दोनों किए जा सकते हैं। दोनों किए जा सकते हैं। यथा दोनों काम वहां हम कर सकते हैं। वृद्धि संधि करना चाहें तो वृद्धि भी सही होगी, और पररूप संधि करना चाहें हिंदी के अनुसार संयोग करना चाहें तो दोनों शुद्ध होते हैं। कैसे? देखो, जैसे कंठ प्लस ओष्ठम, कंठ प्लस ओष्ठम की संधि क्या होगी? तो कंठोष्ठम पद बनेगा। कंठ प्लस ओष्ठम से कंठोष्ठम, एक तो डबल औ कर ले, यहां औ कर लेंगे तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, औ करेंगे तब तो। अथवा इसी में सिंगल मात्रा रखेंगे तो कंठोष्ठम ऐसा भी बन सकता है। ये करने पर पररूप संधि हो जाती है। हिंदी में हम इसको संयोग कह सकते हैं। सही कौन सा है? तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तीसरा विकल्प उभऊ है, तो उभऊ को सही उत्तर माना जाएगा। कंठोष्ठम भी सही है, इस तरीके से लिखा हुआ है, और कंठोष्ठम भी सही है। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ही सही उत्तर हमें मानना है। और देखिए उदाहरण, कंत प्लस ओष्ठम, इसका संधि रूप क्या बनेगा? वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है तो दंतोष्ठम ऐसे भी लिखा जा सकता है। डबल मात्रा का ऊपर प्रयोग करते हैं औ का तो वृद्धि संधि हो जाती है, और यदि सिंगल मात्रा लिखते हैं तो दंतोष्ठम गुण संधि हो जाती है, वो सॉरी पररूप संधि हो जाती है। सही कौन सा मानना है? तो यहां पर भी अपनी अपनी जगह पर दोनों ही सही उत्तर है। और देखें तो ऐसा ही शब्द है बिंब प्लस ओष्ठम, इसकी संधि करो तो बिंबौष्ठम लिखेंगे तो सही वृद्धि संधि के अनुसार। और बिंबोष्ठम सिंगल मात्रा का प्रयोग करेंगे तो भी सही,
पररूप संधि के अनुसार, यानी तीसरा विकल्प है उभऊ, तो इसी को सही मानेंगे। ऐसे ही शब्द आ गया स्थूल धन ओतुह की संधि करो। स्थूल धन ओतु से क्या बनेगा? पहले ए है, आगे ओतु शब्द लिखा हुआ है, तो एक तो बन जाएगा स्थूल ओतुह, वृद्धि संधि हो जाएगी, डबल मात्रा का प्रयोग किया है तो। और दूसरा बनेगा स्थूलोतु, सिंगल मात्रा के अनुसार, पररूप संधि होगी। सही कौन सा है? तो दोनों को ही सही उत्तर मान लिया जाएगा। दोनों के दोनों अपनी जगह पर सही हैं। स्थूल ओतु का अर्थ क्या होगा? स्थूल यानी मोटा और ओतु यानी बिलाव, मोटा बिलाव, बिलोटा स्थूलोतु कहलाता है। प्लस से पहले ए आस्वर हो, आगे ओतु या ओष्ठ शब्द लिखा हुआ हो, तो विकल्प से वृद्धि एकादेश और पररूप एकादेश दोनों हो सकते हैं। और संधि का नाम पूछें तो दोनों ही संधियां सही हैं, वृद्धि संधि, पररूप संधि। अब इसमें भी एक समस्या आती है, ऐसे में लिखा समास बनना चाहिए, कोई ना कोई समास हो। यदि समास नहीं बन रहा हो तो क्या करें? यदि ऐसे पदों में कोई समास नहीं बन रहा है, केवल अर्थ में प्रकट हो रहा है, तो वहां केवल वृद्धि एकादेश ही होगा, वृद्धि संधि ही सही उत्तर होगी, वहां पररूप एकादेश नहीं माना जाएगा। इसको भी नीचे नोट डालकर लिखें। नोट में लिखिएगा, यदि ऐसे शब्दों में कोई भी समास नहीं बन रहा हो, ऐसे शब्दों में कोई भी समास नहीं बन रहा हो, तो वहां केवल वृद्धि एकादेश, केवल वृद्धि एकादेश औ किया जाता है, औ किया जाता है, एवं केवल वृद्धि संधि ही मानी जाती है। एवं केवल वृद्धि संधि ही मानी जाती है। अगर कोई समास नहीं बन रहा है तो फिर पररूप वाला काम नहीं करेंगे, केवल वृद्धि एकादेश करेंगे और वृद्धि संधि को ही सही उत्तर मानेंगे। कैसे? देखिएगा, शब्द आ गया तव, धन ओष्ठौ। तव यानी तुम्हारे, और ओष्ठौ यानी दोनों ओष्ठ, दोनों होठ, तुम्हारे दोनों होठ। क्या इसमें कोई समास बना? यहां कोई समास की स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है। समास की स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है तो फिर केवल वृद्धि एकादेश यानी औ कर देंगे और इसका रूप तवोष्ठौ बनेगा। मान लो परीक्षा में आपके पास ऐसे ऑप्शन दे दिए गए, इसमें दे दिया पहला ऑप्शन तवोष्ठौ वृद्धि संधि है, पहला ऑप्शन तवोष्ठौ दिया गया है, वृद्धि संधि मानी जा रही है।
और दूसरा ऑप्शन दे दिया तवोष्ठो पररूप संधि, तीसरा ऑप्शन उभौ, चौथा उभावेव ने। तो क्या करें, ऊपर वाले जो उदाहरण थे उनमें तो उभौ को हम सही उत्तर मान रहे थे, उभौ सही उत्तर है, लेकिन इसमें केवल तवोष्ठौ वृद्धि संधि वाला ही सही उत्तर माना जाएगा। तवोष्ठौ या उभौ को सही उत्तर नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कोई समास नहीं बन रहा है। ओके, अगला नियम एक सूत्र के रूप में आपके सामने आ रहा है। सूत्र है आठवां नियम, सूत्र के रूप में है ओमांगोश्च। ओमांगोश्च ये सूत्र क्या नियम बनाता है, क्या कहता है? इसका नियम ये है कि प्लस से पहले अगर ए या आ स्वर है और उसके पश्चात प्लस के बाद में हमें ओमांगोश्च मतलब या तो ओम लिखा हुआ मिल जाता है, ओम शब्द लिखा हुआ मिल जाए, या फिर आंगोश्च का मतलब है आंग उपसर्ग से बना पद मिल जाए, आंग निपात है या आंग उपसर्ग है उससे बना हुआ कोई भी पद लिखा हुआ मिल जाए। ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करें, तो वहां पर ए प्लस ओ बराबर औ वृद्धि संधि की जो स्थिति प्राप्त होती है वो वृद्धि संधि नहीं होगी, उसमें केवल पररूप एकादेश ही किया जाएगा और पररूप संधि को ही सही उत्तर मानेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में एक शब्द आ गया कि सिवाय प्लस ओम, इसकी संधि क्या होगी? तो इधर ए स्वर है, आगे ओ है, ए प्लस ओ बराबर औ होना चाहिए। नियमानुसार हम पढ़ करके आए हैं कि ए के साथ में ओ होने पर औ बनता है, तो एक ऑप्शन तो सिवायोम लिखा हुआ है, एक ऑप्शन आपके पास सिवायोम ऐसा लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में दे दिया उभौ दोनों सही हैं, और एक ऑप्शन में दे दिया उभावेव ने दोनों ही गलत हैं। तो यहां सही उत्तर किसको माने? तो ध्यान रखें, ए आ के साथ ओम शब्द आ गया है तो फिर वृद्धि एकादेश नहीं होगा, उसमें पररूप एकादेश को ही सही उत्तर मानेंगे। तो यहां 2 नंबर विकल्प सिवायोम को सही उत्तर माने और पररूप संधि मान ले। ऐसा कौन से शब्दों में होता है? ऐसा ही मान लो एक शब्द और ले लेते हैं, अपन पहले समझ लेते हैं। एक शब्द है शिव धन एही, शिव धन एही की संधि क्या होगी? एक ऑप्शन लिखा हुआ है शिवेही होगी, दूसरा ऑप्शन है शिवे ही होगी, तीसरा है दोनों हो सकती हैं, चौथा दोनों ही गलत हैं। इसमें भी अगर देखें, इधर ए है इधर ए है, ए प्लस ए बराबर आई वृद्धि संधि होनी चाहिए, 1 नंबर विकल्प सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। एही शब्द में कैसे बना है, खुद एही क्यों देखें, तो पहले आंग उपसर्ग है प्लस इही शब्द है, आंग प्लस इही आ प्लस इही में गुण संधि होकर के एही बन गया, तो आ उपसर्ग से बना हुआ पद ये आ रहा है, इसलिए यहां एही पद बन गया, आंग उपसर्ग से बना है, तो फिर वृद्धि एकादेश नहीं होगा, पररूप एकादेश सिवेही ही होगा और इसको सिवेही 2 नंबर विकल्प सही उत्तर मानेंगे। तो लिखें इसके नियम को, क्या है? नियम है यदि
ए ओब्लिक आ स्वर के साथ, ए ओब्लिक आ स्वर के साथ ओम शब्द, ओम शब्द अथवा अथवा आंग उपसर्ग से बने पद का मेल हो रहा हो, का मेल हो रहा हो, तो वहां वृद्धि एकादेश नहीं करके, वृद्धि एकादेश नहीं करके केवल केवल पर रूप एकादेश, पर रूप यानी जो बाद में स्वर लिखा वो का वो पर रूप एकादेश ही किया जाता है, पर रूप एकादेश ही किया जाता है। जैसे शिवाय प्लस ओम, शिवाय प्लस ओम की संधि करो तो क्या करोगे, शिवाय ओम शिवायोम बनेगा। औ नहीं करना है, ओ का ओ रखेंगे, ये ओ पर पद में ओ है, ओ का ओ रखें, यही पररूप एकादेश कहलाता है। और संधि का नाम पूछें तो पररूप संधि ही होगी, हिंदी में संयोग हो जाएगा, संस्कृत में इसको पररूप संधि कह देंगे। ऐसे ही आ गया कदा धन ओम, कदा धन ओम की संधि करो तो इसमें भी कदोम बनेगा, औ नहीं होगा, कदोम पररूप संधि। ऐसा ही पद है शिव धन एहि की संधि करो, इसमें जो एहि बना है वो आंग उपसर्ग इहि शब्द से बना है, आ प्लस इहि बराबर एहि, तो आंग उपसर्ग से बना पद हो गया, तो इसमें केवल पररूप एकादेश एका ए रहेगा, शिवे ही बनेगा, पररूप संधि होगी। शिव प्लस एहि से शिवे ही पररूप संधि होगी, डबल मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। और भी देखें तो औ प्लस एहि की संधि करो तो ये भी एहि आ प्लस इहि के योग से बना है, तो एका ए रहेगा, पररूप संधि होगी। ये एहि आंग उपसर्ग इहि शब्द, आंग का मतलब आही उपसर्ग होता है। ऐसे देखो कदा प्लस ओषणम, ओषणम कैसे बना है, आंग उपसर्ग है, उष्णम शब्द है,
आ प्लस उष्णम की संधि करते हैं तब ओष्णम बन जाता है। तो आंग उपसर्ग से बना पद हो गया, तो केवल पररूप संधि करेंगे और शब्द कदोष्णम बन जाएगा। संधि का नाम पूछे तो पररूप संधि होगी। इस तरीके से हम संधि कार्य कर सकते हैं कि जहां ओम शब्द लिखा हुआ आ जाए या आंग उपसर्ग से आ उपसर्ग से बना हुआ पद आ जाए तो वहां पररूप एकादेश ही करना है, वृद्धि एकादेश नहीं किया जाता। ठीक है, एक और चीज इसमें पलटे, एक सूत्र आता है एवे सा नियोगे। एवे चा नियोगे, तीन पद इसमें, एवे चे ए नियोगे। एवे का मतलब एव शब्द से है और अनियोगे का मतलब अनिश्चित होता है। एवे यानी एव शब्द और अनियोगे का अर्थ होता है अनिश्चित। ये क्या कहता है कि यदि अपने पास में प्लस से पहले ए या आ स्वर लिखा हुआ हो और प्लस के बाद में एव शब्द लिखा हुआ हो, प्लस से पहले ए या आ हो, आगे एव शब्द हो और उनका अर्थ ग्रहण करेंगे तो कोई अनिश्चित अर्थ की प्राप्ति हो, तो वहां संधि करने पर क्या करें, तो वहां केवल पररूप एकादेश होगा। अनिश्चित अर्थ होने पर पररूप एकादेश होगा, पररूप संधि होगी। और अगर निश्चित अर्थ की प्राप्ति हो रही है, निश्चित अर्थ की प्राप्ति हो जाती है तो वहां वृद्धि एकादेश होता है और वृद्धि संधि मानी जाती है। आप इसको यूं ध्यान रखें कि अगर प्लस के बाद में हमें एव शब्द लिखा हुआ मिलता है और उस एव से पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ मिल जाता है, प्रश्न को प्रकट करने वाला शब्द, और वहां संधि करने के लिए पूछे तो पररूप संधि माननी है, पररूप एकादेश करना है। और अगर प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, कोई अन्य शब्द आपको एव से पहले लिखा हुआ मिलता है, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां वृद्धि संधि को सही उत्तर माना जाएगा। पहले उदाहरण समझे फिर नियम को लिखेंगे। जैसे एक तो आ गया कदा प्लस एव की संधि करो, एक आ गया सदा प्लस एव की संधि करो। कदा यानी कब एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द साथ में लिखा हुआ है तो अनिश्चितता की स्थिति प्राप्त हो जाती है और अनिश्चित होने पर कदेव सिंगल मात्रा का प्रयोग करेंगे और पररूप संधि मानेंगे। कदा एव की संधि कदेव होगी, पररूप संधि मानेंगे। लेकिन सदा में प्रश्नवाचक नहीं है, इसकी संधि करेंगे तो यहां डबल मात्रा सदैव शब्द बनेगा और इसकी संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि मानी जाएगी। ध्यान ही रखना है, एव से पहले प्रथम पद में प्रश्नवाचक शब्द है तो केवल सिंगल मात्रा का प्रयोग रखो, पररूप संधि मान लो। प्रश्नवाचक शब्द नहीं है तो फिर डबल मात्रा का प्रयोग करो, वृद्धि संधि मान लो। क्या है नियम, लिखिएगा। लिखेंगे, इसका नियम है ए ओब्लिक आ स्वर के साथ
पोस्ट में लिख लेंगे प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द के साथ एव शब्द का मेल हो रहा हो, एव शब्द का मेल अनिश्चित अर्थ में होने पर, ऐसा लिख लेंगे अनिश्चित अर्थ में होने पर केवल केवल पर रूप एकादेश होता है, पर रूप एकादेश होता है एवं केवल पररूप संधि ही मानी जाती है, केवल पररूप संधि ही मानी जाती है। जैसे क्वे धन एव, ऐसा आ गया क्वे यानी कहां पर ही, कहीं पर ही इसकी संधि करो तो सिंगल मात्रा रखनी है, कवेव शब्द बनाना है और संधि का नाम पूछे तो पररूप संधि बतानी है। ऐसे ही पुत्र प्लस एव की संधि करो, पुत्र यानी भी कहां प्रश्नवाचक शब्द है तो पुत्रेव शब्द बनाना है, वृद्धि संधि माननी है। ऐसे ही कदा प्लस एव की संधि करो तो कदेव बनाना है, पररूप संधि माननी है। एव से पहले प्रश्नवाचक शब्द हो गए ए आ वाले क्वे पुत्र कदा, तो सिंगल मात्रा हमने रखी, पररूप संधि का प्रयोग किया, कवेव पुत्रेव कदी। नीचे इसी में नोट डालकर लिखेंगे नोट में लिख लेंगे प्रश्नवाचक शब्दों के अलावा प्रश्नवाचक शब्दों के अलावा अन्य सामान्य शब्दों के साथ अन्य सामान्य शब्दों के साथ एव शब्द का मेल होने पर एव शब्द का मेल होने पर वृद्धि एकादेश आई ही किया जाता है। एवं एवं वृद्धि संधि ही मानी जाती है। वृद्धि संधि ही मानी जाती है। यथा
जैसे आगे अपने पास में मम प्लस एव की संधि क्या होगी? मम यानी मेरा, एव यानी ही, मेरा ही है, निश्चित अर्थ आ गया। तो फिर डबल मात्रा का प्रयोग करना है, ममेव शब्द बनाना है और वृद्धि संधि माननी है। ऐसे ही सदा प्लस एव की संधि क्या होगी? सदैव शब्द बनेगा, वृद्धि संधि होगी। पूछ ले तथा प्लस एव से क्या बनेगा? तो तथेव बनेगा, वृद्धि संधि होगी। वसुधा प्लस एव की संधि करो, वसुधा प्लस एव से क्या बनेगा? तो वसुदेव शब्द बनेगा, वृद्धि संधि होगी। कोई भी ऐसा शब्द आ सकता है। ऐसे सा प्लस एव, वह ही, किस स्त्री के लिए कहा है सा एव, वह ही बनाओ, तो इसमें भी सेव शब्द बनेगा, वृद्धि संधि होगी। तो ध्यान रखें, एव से पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तब तो पररूप संधि करनी है, और एव से पहले प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, अन्य कोई शब्द आ रहा है, तो वहां वृद्धि संधि को सही उत्तर मानना है। ये गुण संधि और वृद्धि संधि से संबंधित जो अपवाद थे वो अपवाद अपने सामने आए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हमें संधि कार्य करना है। हिंदी परीक्षाओं में भी आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे हैं, तो हिंदी में भी आप यदि परीक्षा दे रहे हैं तो इनको ध्यान में रखें, इनके अनुसार संधि कार्य करें। धन्यवाद।